नमस्कार। बीपीएससी 72वीं बीपीएससी के फॉर्म भरने की तिथि समाप्त हो चुकी है और इस बार रिकॉर्ड छात्रों ने जो है फॉर्म भरा है। अगर 67वीं बीपीएससी को छोड़ दें तो इस बार सबसे अधिक छात्रों ने फॉर्म को भरा है। अगले 50 दिनों में हम लोग क्या करें, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ वीसीजा सर बैठे हुए हैं, तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। प्रणाम सर। इस बार सर लगभग 5 लाख से ऊपर छात्रों ने फॉर्म भरा है, इस पे आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी? सबसे पहले तो संकल्प परिवार की ओर से उन तमाम अभ्यर्थियों को हम शुभकामना देते हैं जो 72वीं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। निश्चित तौर पर अब तक का ये सबसे अधिक संख्या में फॉर्म भराया है 72वीं बीपीएससी में। 5 लाख क्रॉस कर चुका है बीपीएससी के जो डाटा है उसके हिसाब से। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसलिए नहीं है कि इस 5 लाख में 50 से 60 हज़ार अभ्यर्थी ही ऐसे हैं जो गंभीर हैं, नियमित तैयारी कर रहे हैं और उन्हीं के बीच प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है। तो बच्चे पैनिक ना हो, घबराए नहीं, आप गंभीरता से आप तैयारी करें। निश्चित तौर पर सही रणनीति के साथ, सही दिशा में, सही मार्गदर्शन के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनका रिजल्ट सुनिश्चित होगा। सर, परीक्षा में अब लगभग 50 दिन बचे हुए हैं और ऐसे में बच्चों का प्रश्न ये रहता है कि इस अवधि में क्या किया जाए जिससे कि उनका मार्क्स इंक्रीज कर जाए। और बीपीएससी में जहाँ तक हम जानते हैं कि 4 महत्वपूर्ण पिलर होते हैं: हिस्ट्री, इतिहास, साइंस, बिहार और करंट। अगर हम 150 प्रश्नों की बात करें तो सबसे अधिक प्रश्न इन्हीं 4 जगहों से पूछे जाते हैं। तो सर, हम चाहते हैं कि आज हम लोग इन 4 विषयों पे चर्चा करें कि बच्चे अंतिम समय में किस प्रकार से पढ़ें ताकि उनके मार्क्स में जो है एक बड़ी बढ़ोतरी देखी जाए। सर देखिए, निश्चित तौर पर यह जो 50 दिन का समय है किसी भी अभ्यर्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही समय होता है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी 1.5 महीना में ही संपन्न होता है और अच्छी तैयारी होती है। और अब जो ये समय बच गया है इसमें 2-3 बातों पर अभ्यर्थी ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात कि कुछ विषय को वो सेलेक्ट करें। जैसा आपने बताया कि इसमें 4 पिलर होता है विषय के तौर पर। सर, भारतीय इतिहास, फिर बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और सामान्य विज्ञान। इन चारों विषय पर यदि बच्चे अच्छे से कमांड कर लें तो निस्संदेह इतना मार्क्स जरूर वो प्राप्त कर लेंगे जिसमें सफलता मिल जाएगी, यानी कि कट ऑफ के ऊपर रहेंगे। निश्चित तौर पर सर। हालांकि साथ में भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, गणित और रीजनिंग भी लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अंतिम समय में ये 4 विषय, और खास करके भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम ये कहेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, खास के 1857 ईस्वी के विद्रोह से लेकर भारत की आज़ादी तक का जो सफ़र है उसके अच्छे तरीक़ा से अध्ययन करें। 57 का विद्रोह, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, बंगाल का विभाजन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, उदारवादी काल, उग्रवादी काल, क्रांतिकारी आतंकवादी का जो चरण है, और साथ में गांधी युग 1919 से लेकर 47 तक का जो काल है जब से राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी का प्रवेश हुआ है, इसको खूब अच्छे से अध्ययन करें, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ लगभग 20 से 25 सवाल होता है जो निर्णायक होता है। एग्जैक्टली सर। तो इन टॉपिक का अध्ययन करने के साथ साथ भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, भारत में आधुनिक काल में शिक्षा का विकास, समाचार पत्र और पत्रिकाएं की भूमिका, इसके अलावा आर्थिक इतिहास जो आधुनिक भारत का है, सरसरी निगाह से इसे देखें। और बिहार से जुड़ा हुआ सवाल भी लगभग 10 सवाल होता है बीपीएससी की परीक्षा में, स्टैटिक बिहार से। और इसमें बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार का राज्य व्यवस्था,
बिहार की कला और संस्कृति, बिहार का अर्थव्यवस्था, और साथ में लगभग 8-9 महीना के भीतर बिहार में जो घटनाएं घट रही है, यानी कि बिहार के करंट अफेयर्स, उसे देखें, काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो करंट अफेयर्स को सर अगर मिला दें बिहार के हाँ, और स्टैटिक बिहार हाँ, तो लगभग 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। निश्चित तौर पर 25 प्रश्न हो जाता है। और विज्ञान तथा जो करंट अफेयर्स है, बेहतर तरीका से आप अभ्यर्थियों के लिए आप मार्गदर्शन दे सकते हैं। सर ज़रूर, लेकिन सर बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि इतिहास और बिहार जो है, तो इसमें क्या कोई पर्टिकुलर बुक है जिसको इस कम समय में पढ़ें, और क्या साथ में एमसीक्यू और मॉक टेस्ट का भी सहारा लेना चाहिए? देखिए, बिहार के इतिहास के लिए तो हमेशा से डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद की किताब अच्छी मानक किताब मानी जाती रही है। सर बाकी बहुत सारी किताब जो लिखी भी गई बाद में, वो इम्तियाज़ सर की किताब को ध्यान में रखते हुए, तो यदि आप तक उपलब्ध है इम्तियाज़ सर की किताब, इम्तियाज़ अहमद का एक बिहार एक परिचय, सर 2 किताब है। एक उन्होंने पूरी तरह से लिखा भी है हर विषय पर, और फिर ऑब्जेक्टिव रूप में भी है। इतना समय है आपके पास, अभ्यर्थी के पास, कि आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। हाँ, और इतिहास के लिए सर? इतिहास के लिए अब तो समय चूंकि कम है, तो विभिन्न किताबों से जो आप अध्ययन किए हुए हैं, आप उन किताब से जो शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, आप उसका रिवीजन कीजिए सर। और साथ में इस प्रकार के प्रश्नों का कलेक्शन हम संकल्प सिविल सर्विसेज में टेस्ट के माध्यम से, सर टेस्ट यहाँ सब विषय को मिला करके भी होता है, और सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट होता है। आप उस टेस्ट में शामिल हों तो एक अच्छा आइडिया भी मिल जाएगा, और अच्छी तैयारी भी हो जाएगी, रिवीजन भी आपका हो जाएगा। और विज्ञान और जो समसामयिक घटना करंट अफेयर्स है, आप इसके विशेषज्ञ हैं, ज़रूर, तो हम आपसे ये आकांक्षा रखते हैं कि बच्चों के लिए आप मार्गदर्शन देंगे। श्योर। इतिहास का साइंस का जहाँ तक सवाल है, सामान्य विज्ञान का, तो इसमें इसका जो वेटेज है पिछले कई सालों में बढ़ा है, और लगभग हम देखें पिछले कुछ परीक्षा को प्रश्न पत्र को उठा करके, तो लगभग 30 प्रश्न जो है फिक्स रहता है, लगभग फिक्स हो चुका है, वो पूछे जा रहे हैं। तो 50 दिनों में जो है हमें विज्ञान पे 30-70 रूल को फॉलो करना है। 30-70 रूल का अर्थ यह हुआ कि 30% जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो 70% सवाल को कवर करते हैं, सब कुछ नहीं पढ़ लेना है अभी, क्योंकि सब कुछ पढ़ेंगे तो हो नहीं पाएगा। कहीं सब कुछ पढ़ने के चक्कर में ये 70% भी हाथ से ना निकल जाए। तो 30% इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पहचानना है। तो कैसे पहचानें कि कौन सी टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है? इसके लिए एक तरीका है कि घटना चक्र को उठाइए, या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई भी किताब आपके पास है उसको उठाइए, और देखिए कि कौन सा प्रश्न है जो बार बार पूछा जा रहा है। उस प्रश्न से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है, उसको आप किताब से पढ़ लीजिए। अगर आपको समय मिल रहा है तो 9th-10th का NCERT जो है उसको पढ़ लीजिए। तो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो जिससे कि अक्सर साइंस में सवाल पूछे जा रहे हैं। एक बार ब्रीफ में मैं उसे बताना चाहता हूँ। बायोलॉजी में अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे शरीर में जो महत्वपूर्ण सिस्टम्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे हमारा जो ब्रेन का सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, तो इन सबको पढ़ लिया जाए। न्यूट्रिशन पढ़ लिया जाए, मतलब मानव शरीर की संरचना जो है पूरी तरह से। एग्जैक्टली सर। न्यूट्रिशन, विटामिन प्रश्न रहते ही रहते हैं। बीमारियाँ, जो डिजीज़ हैं, इससे तो प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। तो ये सब बायोलॉजी के कुछ हॉट टॉपिक्स हैं जिसको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। 9th-10th की NCERT, 9th-10th NCERT। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं 11th-12th की NCERT से भी कुछ सवाल पूछा गया है, तो क्या उसको भी पढ़ लें? नहीं, अभी समय नहीं है। अभी जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उसको फोकस करें, नई चीज़ पढ़ने से बचें। मतलब 30 में 70 पाइए, बस 70 में 30 में मत जाइए। 30-70 रूल को फॉलो करना है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और साउंड, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं। अब इसमें से किस टॉपिक से प्रश्न पूछेगा तो वो आपको घटना चक्र गाइड करेगा। बिल्कुल। इसके बाद से आप देखें कि फिजिक्स में जो इम्पोर्टेंट जो डिवाइसेज हैं उसके बारे में आप पढ़ लें। पूछ देता है एमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। केमिस्ट्री की बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना,
इसके बाद से जो केमिकल बॉन्डिंग है, जो रासायनिक जो बॉन्डिंग है, उसके बारे में पढ़ना होगा। और इसी तरह से जो है ये टॉपिक्स को पढ़ते पढ़ते MCQs और PYQ, तो PYQ आपको घटना चक्र से मिल जाएगा। डेली प्रैक्टिस कीजिए। BPSC में, UPPCS में और भी जो विभिन्न परीक्षाओं में, रेलवे में जो प्रश्न पूछे गए हैं, रेलवे के प्रश्न भी कई बार BPSC में पूछ देता है। इसके साथ साथ डेली MCQ प्रैक्टिस करना है। और MCQ जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर हमने 10 सवाल बनाया, 2 सवाल गलत हो गया, तो उस 2 सवाल को छोड़ के आगे नहीं बढ़ जाना है। एक रजिस्टर बनाइए और उस 2 सवाल में क्या गलती हुई उसको कंसेप्ट को उसमें लिखिए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम से वो गलती रिपीट नहीं हो। तब भी जा कर के जो है आपको MCQ बनाने का पूरा फ़ायदा मिल पाएगा। तो ये साइंस हुआ। और अगर करंट की बात करें तो करंट में अभी कम समय है, इसमें मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। प्रतियोगिता दर्पण को खूब बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि अगर हम 71 के सवाल को देखें तो सवाल ऐसा कोई वन लाइनर नहीं पूछ रहा है। एक टॉपिक से 2-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जा रहे हैं। तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए। इसके साथ साथ कोई एक और अच्छी मैगजीन, द हिंदू का भी सार कई मैगजीन्स में आता है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और MCQs जितना ज़्यादा हो सकता है बनाइए। मुझे पूरा विश्वास है सर कि ऐसा करने से विज्ञान और करंट में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। आप तो सर क्लास 1 ऑफिसर रह चुके हैं सर। आपने UPSC ऐसी परीक्षा को क्वालिफाई भी किया है सर। आप जॉब में भी रहे हैं। और किस प्रकार से सफलता हासिल की जाए, किताब, नोट्स, मैगजीन, पेपर पढ़ने के साथ साथ और क्या दैनिक रूटीन होनी चाहिए, तो हम चाहेंगे कि चंद शब्दों में बच्चों को ये बताएं। क्योंकि आप अधिकारी रहे हैं, बड़ी परीक्षा को आपने पास भी किया है, आप नौकरी में भी रहे हैं, कि आपका ये टिप्स आने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो 72वीं एग्जाम में शामिल हो रहे हैं उनके लिए लाभप्रद हो सके। सर शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा कि हार्ड वर्क का कोई सलूशन नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क तो बैल भी करता है। तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी आवश्यकता है। मतलब हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क होनी चाहिए। स्मार्ट वर्क, केवल स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क, और आपका टैलेंट तो आपके साथ है ही, तो फिर आपको सफलता से कौन रोक सकता है। स्मार्ट वर्क का तात्पर्य यह है कि किस समय क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, यही स्मार्ट वर्क का अर्थ हुआ। एक अंतिम बस हम लोग बात करें सर इस पे सर कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क तो है ही, साथ में ये करने के बाद भी परीक्षा के समय में बहुत बच्चों का विश्वास डगमगा जाता है, ना आत्मविश्वास खो देते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए सफलता पाने हेतु तो आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की क्या भूमिका है? सर मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई कहता है कि मैं नर्वस फील नहीं कर रहा हूँ, परीक्षा के समय में घबराहट नहीं है, तो समझ लीजिए कि या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो नॉर्मल नहीं है। तो परीक्षा के समय अगर घबराहट लग रही है तो उससे परेशान नहीं होना है, अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है। जो हमने अभी तक मेहनत किया है वो हमको पे ऑफ करेगा। मैं सर इसी विषय पे एक बहुत संक्षेप में एक घटना बताना चाहता हूँ। व्हेन आई वाज फेसिंग द UPSC इंटरव्यू एंड आई वाज सिटिंग इन द धौलपुर हाउस, उस समय UPSC के चेयरमैन दीपक गुप्ता जी थे, श्री दीपक गुप्ता जी। तो ही केम इन द इंटरव्यू हॉल, और वहाँ पे इन द वेटिंग हॉल, नॉट इंटरव्यू हॉल, और वहाँ पे आके वो पूछते हैं कि क्या आप लोग नर्वस फील कर रहे हैं? तो किसी ने कहा कि हाँ हम फील कर रहे हैं, किसी ने कहा कि नहीं हम फील नहीं कर रहे हैं। तो दीपक गुप्ता सर ने कहा कि डोंट लाई, झूठ नहीं बोलें, 33 साल पहले जब मैं भी यहाँ बैठा था तो मैं भी नर्वस फील कर रहा था। तो नर्वस फील करना तो नेचुरल है बिल्कुल, लेकिन उससे घबराना नहीं है, अपने पे विश्वास रखना है। जो कुछ भी हमने मेहनत किया है दैट विल डेफिनेटली पे ऑफ। और डर जरूरी भी है। डर नहीं है तो फिर आप मानव नहीं है या नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं या फिर आप फिर तैयारी जम के नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं कर पाइएगा। तो हमारे ये अफजाल सर थे, UPSC कंप्लीट किए हुए हैं, बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है। और हम और सर अभी से लेकर के 72वीं UPSC एग्जामिनेशन दिन तक, यानी कि 26 जुलाई को संभावित है, हम और सर बने रहेंगे आपके साथ। विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ साथ इस प्रकार के मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे। संकल्प सिविल सर्विसेज का YouTube चैनल है, आप उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और हमारे संकल्प परिवार और इस परिवार से जुड़े हुए एक से एक महान हस्ती जो हैं, उनके अनुभव से आप लाभान्वित होकर के आप भी सफल हों। नमस्कार, धन्यवाद।